दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है 2001 का बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर और इस पेपर के पॉलिटी के सारे प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे और यह होगा पॉलिटी का पार्ट 9। तो आज शुरू करते हैं पॉलिटी पार्ट 9। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। देखिए, राज्य विधान पालिकाएं होती हैं, दो सदन होता है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, या ऐसे कहिए जो आंसर लिखा है विधान पालिका परिषद, तो यह भी विधान परिषद को ही बोलते हैं विधान पालिका परिषद। तो दो सदन होते हैं राज्य विधान पालिकाओं के। लेकिन ध्यान रखिए, विधान परिषद सभी राज्यों का नहीं है, केवल हमारे देश के 6 ही राज्य हैं जिनका विधान परिषद है। तो विधानसभा तो हर राज्य का होता है, लेकिन विधान परिषद 6 राज्यों के पास ही है। तो विधान परिषद को बोलते हैं हम उच्च सदन और विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन। जिस तरह से संसद में राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, वैसे ही राज्य विधान पालिकाओं में विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। जैसा मैंने बता दिया, 6 राज्यों में ही हैं। इन राज्यों का नाम आप देखिए, नाम है पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये पूरे 6 राज्य हो गए जहाँ पे विधान परिषद है। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा का, वैसे ही विधान परिषद का भी 1/3 सदस्य हर 2 साल पे नियुक्त होते हैं और रिटायर भी होते हैं। राज्यसभा में भी ऐसा ही होता है और विधान परिषद में भी ऐसा ही होता है। अब किसी राज्य को अगर विधान परिषद की रचना करनी है तो उसके लिए अनुच्छेद 169 होता है, और किसी राज्य से अगर विधान परिषद को समाप्त करना है तो उसके लिए भी अनुच्छेद 169 होता है। अर्थात अनुच्छेद 169 के तहत ही किसी राज्य में विधान परिषद बन सकती है या किसी राज्य से विधान परिषद को हटाया जा सकता है, जैसा कि राज्य चाहे। अनुच्छेद है 169। अब जो 6 राज्य बताए, इनकी सीटों की संख्या भी ध्यान रखेंगे हम, बिकॉज एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं पर्टिकुलर राज्य के सीट्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिहार और कर्नाटक के सीट की संख्या एक जैसी है, 75। यह तो हमें याद रहेगा। सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का 99, यह भी याद रहेगा। और सबसे कम तेलंगाना का 40, इसे भी याद रखेंगे। फिर महाराष्ट्र को 70 याद रखना पड़ेगा और आंध्र प्रदेश का 50 भी हमें याद रखना पड़ेगा। इस तरह से आपने पहला प्रश्न देख लिया कि राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है विधान परिषद या विधान पालिका परिषद, और आप बिल्कुल याद रखेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। राइट। प्रश्न 2 पर पहुंचते हैं। प्रश्न 2 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। देखिए, उत्तर देख लीजिए, संसद। आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं, जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे सर्वोच्च न्यायालय के लिए केवल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी और 8 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको मिलाते हुए ही केवल 8 ही न्यायाधीश होते थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, अर्थात उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो स्पष्ट है कि अभी वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं। तो स्पष्ट है कि हमारे कोई ना कोई प्रोविज़न है जिसके तहत से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है। तो इस प्रोविज़न को लागू करता है, अपनाता है संसद, और उस कानून का नाम है उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1960। उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1960 है। इसके तहत संसद आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाते रहा है। अभी वर्तमान में 34 हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, ये आप याद रखेंगे।
और फिर एक अतिरिक्त जानकारी है कि अभी जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है अरविंद शरद बोबडे, जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका नंबर पर भी प्रश्न पूछा गया है बार बार। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 तो हुई। प्रश्न 3 पर पहुंचते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? देखिए यह प्रश्न रिपीट कर रहा है, आंसर है 73। यह प्रश्न रिपीट करते जा रहा है, कल भी हमने देखा था, आज भी देख रहे हैं और फिर आगे भी मिलेगा। और 73 से संबंधित और भी प्रश्न इसी पार्ट में मिलेंगे आपको अभी। तो हमने बता दिया है कल, उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया है मैंने। बताया था कल कि 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में चल रही है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और इनकी बात को मानते हुए ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में, जिसको लागू किया गया 1993 से। इसके तहत 3 स्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना कर दी गई। 3 स्तरीय आप जानते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और फिर जो ये संशोधन हुआ उसमें पंचायती राज जो संस्था की बात की गई 73वें संशोधन से, वह उसके तहत अनुच्छेद 243 जोड़ा गया संविधान में। 243 में और भी बातें हैं, लेकिन 243 क से लेकर और तक जो अनुच्छेद हैं यह पंचायती राज संस्था से संबंधित है। और 243 अनुच्छेद कहाँ जोड़ा गया? तो आप जानते हैं अनुच्छेद को किसी भाग में रखेंगे, किसी अनुसूची में रखेंगे, तो भाग का नाम है भाग 9 और अनुसूची के नाम है अनुसूची 11। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 फिनिश होता है। प्रश्न 4 पर हम पहुंच चुके हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? विषय दिया है न्यायिक पुनर्वीक्षण। हमने पहले भी देखा है कि न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार तो न्यायालय का होता है, पंचायती राज संस्था को नहीं है। तो उत्तर तो आपने आसानी से निकाल लिया। लेकिन विषय कौन कौन से हैं? ऑप्शन में जो 3 विषय थे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थे, जिसे मैंने लिखा नहीं है, जो नहीं है उसे ही लिखा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अगर किसी प्रश्न में नहीं है तो उस प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़ना है। तो ये नहीं बोल रहा है तो न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं है पंचायती राज संस्था का विषय। पंचायती राज संस्था में केवल 29 विषय प्रदान किए गए हैं 73वें संशोधन के द्वारा, जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रश्न में की है। और 29 विषयों में जो मुख्य विषय हैं देख लीजिए, कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, इसमें मत्स्यन भी आता है, लघु वन उत्पाद, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, लोक वितरण प्रणाली, स्त्री और बाल विकास इत्यादि सब विषय आते हैं, जो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ही ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। ये सब विषय 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं में। 29 नहीं है, मुख्य विषय ही लिखा है मैंने। तो इस तरह से जो ऑप्शंस थे न्यायिक पुनर्वीक्षण विषय नहीं है पंचायती राज संस्था का, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 5, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जो उत्तर लिखा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, लोगों की हिस्सेदारी का ही भी प्रतिनिधित्व करता है, सामुदायिक विकास का भी प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इसकी प्रकृति से अलग था। इसकी प्रकृति क्या है? पंचायती राज संस्था का उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना उद्देश्य है, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। लोगों की हिस्सेदारी इसमें होती है, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। सामुदायिक विकास होता है, दिस ऑल्सो इज राइट। अब आगे प्रश्न संख्या 6, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कल देखा था राज्यों का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं, आज भारत का। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। इस प्रश्न की चर्चा पहले भी कर लिया है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं और यह एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 53, जो कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 53 होगा।
और राष्ट्रपति के पास निहित होगी कार्यपालिका की शक्तियाँ, और राष्ट्रपति स्वयं से चाहे अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यह अनुच्छेद 53 कहता है। प्रश्न संख्या 7, 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखिए, मौलिक अधिकार का प्रश्न रिपीट किया, हमने पहले भी देखा हुआ है, आपने देख लिया है अच्छा से कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है। प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। आप जानते हैं, आप यह भी जानते हैं, कल देखा था हमने 36 से लेकर 51 तक में क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व आते हैं 36 से लेकर 51 में। मौलिक कर्तव्य कितना में आता है? मौलिक कर्तव्य आता है 51 कॉम में। तो अभी हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार का अनुच्छेद होता है इसमें 12 से लेकर 35 तक। और हम जानते हैं कि भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार चाहे मूल अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स? पूरे 6 हैं। पहला क्या है? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आप सबको याद होगा, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया हुआ है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। और एक बात, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन को कहते हैं कि मौलिक अधिकारों की जननी है। मौलिक अधिकार चाहे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जननी हम कहते हैं ब्रिटेन को। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 7 फिनिश होता है। नेक्स्ट प्रश्न 8, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। आप तो जानते हैं, बार बार चर्चा किया है कि जो 47वें नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इससे कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी प्रावधान जोड़े गए, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी था कि एक नया ही विषय जोड़ दिया गया और उसका नाम था मौलिक कर्तव्य। इसकी चर्चा हमने कल भी करी है। रूस के संविधान से लिए गया है मौलिक कर्तव्य को, और एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने कहा कि जिस तरह से रूस में मौलिक कर्तव्य वैसे भारत में होने चाहिए, और जोड़ दिया 42वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य। मैंने पीछे बताया मौलिक कर्तव्य आता है अनुच्छेद 51 ए में या 51 क में, ठीक। और भी भाग 4 क में आता है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद बता दिया आपको। और उस वक्त 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, किंतु अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां क्या है? 11वां है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 11वां नंबर 2002 में जोड़ा गया है 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। प्रश्न 8 फिनिश होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब क्या? एंग्लो इंडियन। लोकसभा में आप जानते हैं कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, उत्तर भी हो गया, राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति जब लगता था कि लोकसभा का जो सदस्य मनोनीत जो निर्वाचित होकर आए हैं, अगर उसमें एंग्लो इंडियन नहीं है, तो राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करते थे। मनोनीत मतलब खुद निर्वाचित करते थे अपने मन से। एंग्लो इंडियन कौन? वैसे अंग्रेज जो भारत में रह गए थे उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। अब देखिए, किंतु मैंने क्या कहा थे, अभी नहीं करते हैं। अभी 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है 2019 में। इसमें इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियंस का मनोनयन राष्ट्रपति नहीं करेंगे 104 नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से। और राष्ट्रपति तो मनोनयन करते हैं ना
लोकसभा में केवल केवल लोकसभा में नहीं होता है, राज्य की विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। लोकसभा में होता था दो का होता था और राज्य विधानसभाओं में एक का मनोनयन होता था, किंतु अब 104 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इस प्रावधान को सस्पेंड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब जो मनोनयन हुआ करता था वह अनुच्छेद 331 के तहत हुआ करता था। ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न 10, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और यह अनुच्छेद 315 के तहत है कि सब संघ का और राज्यों का लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 में लिखा गया है। अब जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। इसे भी याद रखेंगे, प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं और चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति ही। प्रश्न 11, इस पार्ट में कुल 12 प्रश्न हैं, तो इस तरह से सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कहता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। पहले भी हमने देखा हुआ है, फिर देखते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक तो स्पष्ट रूप से देख लीजिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। और अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में ही ये जो पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इसके एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके तहत होता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे ही होता है, उपराष्ट्रपति का भी ऐसे ही होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब जो चुनते हैं, उसमें जो सदस्य होते हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। पहले दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो आप ध्यान रखिए, मैं गोला कर रहा हूँ, निर्वाचित जिनका चुनाव हुआ है वही सदस्य, दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के, लिख देता हूँ यहाँ पे, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य। फिर राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो क्या बोलेंगे इसको, राज्यों के विधानसभाओं के वीएस कर देते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। साथ में केंद्र शासित प्रदेश, देखिए पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर नया जुड़ा है। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं। जम्मू कश्मीर तो अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव होने पे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन प्रावधान यही है। तो पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। तो 3 जो यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ के भी, तो विधानसभाओं जहाँ जहाँ विधानसभा हैं वहाँ के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जो भी निर्वाचित हैं वो भाग लेते हैं। उनसे चुनाव होता है, हमारे प्रेसिडेंट का या निर्वाचक मंडल बनती है इन लोगों से ही। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव तो की पद्धति तो यही है, लेकिन निर्वाचन मंडल में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। निर्वाचन मंडल में कर ही देते हैं, ये राज्यों का रोल नहीं होता है, केवल दोनों सदनों का ही रोल होता है। आगे प्रश्न 12 और अंतिम, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। देखिए, मैं हिंदी के साथ इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करता हूँ, इसका रीजन आपके सामने स्पष्ट है। अटॉर्नी जनरल अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी है महान्यायवादी। महान्यायवादी कानूनी विषयों पे राय देते हैं भारत सरकार को। हमने कल देखा था राज्य सरकार कौन राय देते हैं, हमने अच्छा से देखा था उसको, आज फिर से देख लेते हैं। इसे भी हमने पहले देखा हुआ है, आज देख लेते हैं भारत सरकार को। महान्यायवादी देते हैं परामर्श भारत सरकार को। और आप जानते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं हमारे देश के। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तब तक
अपने पद पर रहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी को कहीं भी, देश के कहीं भी, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं। और इनकी सहायता का 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं और साथ में 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं महान्यायवादी की सहायता के लिए। महान्यायवादी का जो प्रावधान है अनुच्छेद 76 में है, इसे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों यह पार्ट 9 था और आप इसमें 12 ही प्रश्न थे। ये 12 प्रश्न उपयोगी हैं, अधिक जानकारियाँ भी उपयोगी हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।